नमस्कार, मैं अनिल। आज भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास है उसके तहत हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के पहले भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ चुके हैं। कहानी कहाँ शुरू होती है इसको समझते हैं। इस अधिनियम के पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में इस बात को चलना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान का संवैधानिक विकास। ऊपर एक पीक पॉइंट है, फिर आते हैं इस अधिनियम में क्या बातें लिखी गई हैं। 2000 ईसा पूर्व से लेके 2021 ईस्वी यानी आज तक इसका लिखने का सिर्फ हमारा मोटो और आधार इतना है कि आपके मन में चलना चाहिए कि भारत में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जीके का जो बेस जो आधार होता है इन्हीं 4000 वर्ष के बीच में आता है। सिर्फ मोटी मोटा समझना है। जैसे 1892 का अधिनियम हम पढ़ रहे हैं तो लगभग आज के 140 वर्ष पहले की घटना। ब्रिटेन की संसद, मान लेते हैं भारत और ये मेरा ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन की संसद द्वारा पास होते हैं सारे अधिनियम। शुरू होता है कहानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के बाद 1784 का पिट्स एक्ट, 1784 के बाद 1792, 1813, 1833, 1853, 1858 भारत शासन अधिनियम शुरू होता है। फिर उसके बाद जब परिषदें बन जाती हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1861, उसमें सुधार करते हुए आज 1892 का परिषद अधिनियम है। इसके बाद एक परिषद अधिनियम और आएगा 1919। देखिए भारत परिषद अधिनियम है क्या। 1858 में ताज का शासन शुरू हो जाता है, यानी ब्रिटेन के राजा को सीधा अधिकार भारत पे दे दिया जाता है। इसका अर्थ इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और व्यापार को समाप्त कर दिया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं 1892 परिषद अधिनियम। इसके परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं, आप एक संस्था बनी थी 1885 में, उस संस्था का नाम आपको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में INC कहा जाता है, डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा की स्थापना हुई थी। तो 85 में जब यहाँ पे अधिनियम ये निकाय बना, इस निकाय बनने के पीछे उद्देश्य यही था कि जो भारत में पढ़े लिखे लोग हैं उनका झुकाव ब्रिटेन की तरफ हो, यानी ब्रिटेन के पक्ष में बात करें। लेकिन उसका कहीं न कहीं ओवरऑल परिणाम भारत को स्वतंत्रता दिलाने में ये संस्था आगे चल के काम आई। INC जब 85 में बनता है तो ब्रिटेन में उथल पुथल मचना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने पास किया और उस अधिनियम का नाम हुआ भारत परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटेन में 15 लोगों का जो परिषद है, थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से समझिए। जहाँ मान लीजिए ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन में 2 सदन है, एक इधर सदन है एक इधर सदन है, ठीक है। तो इन सदनों से मिला के एक मान लीजिए 15 लोग बना दिए गए ये भारतीय। इन्हीं 15 लोग को कहा गया भारत का परिषद। इसलिए जब ब्रिटेन की संसद ने कोई कानून नियम बनाता, इन 15 लोगों के लिए, ये 15 लोग नेतृत्व कर रहे थे भारतीयों का, इसलिए उस कानून का नाम रखा गया भारत परिषद अधिनियम। जब परिवर्तन हुआ, यानी 1892 में एक नया अधिनियम आया इन परिषद के लिए। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय की कहानी यहाँ तक पहुँची है कि जो वायसराय का जो कार्यकारिणी बोर्ड है इसमें 17 लोग हैं और इसमें जो अतिरिक्त सदस्य जुड़ रहे हैं वो अतिरिक्त सदस्य 6 से 12 लोग हैं।
और इसका मतलब ये 5 लोग जो सरकारी सदस्य हैं। अब अतिरिक्त सदस्य में भी कुछ लोग सरकारी सदस्य हैं। कितने हैं समझते हैं, पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहली बात इसमें कहा गया केंद्रीय और प्रांतीय। ध्यान समझिएगा क्या है केंद्रीय और क्या है प्रांतीय। केंद्रीय का अर्थ ये हो गया कि जो वायसराय का परिषद, और प्रांतीय का अर्थ ये हो गया कि जो मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी पंजाब जो भी प्रांत है। ये 2 बातें। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता। ये जो वायसराय का परिषद और ये जो छोटे छोटे परिषद बने हैं जिसे प्रांतीय परिषद कहा गया, इनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी का अर्थ यही हुआ कि यहाँ के जो गवर्नर थे वो अपने मन से जो भारतीय रजवाड़े या जो बहुत बड़े व्यापारी लोग हुआ थे भारतीय के, उनको अपने परिषद में रखते थे तो उन्हें गैर सरकारी कहा जाता था। और जो ये 15 सदस्य सचिव के आधार पर आते थे इनके परिषद में, उन्हें सरकारी कहा गया। तो वही बात कह रहा है कि परिषद में गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत जो थी वो सरकारियों के पास ही थी। यानी जो इनके द्वारा नियुक्त होते थे बहुमत उन्हीं की थी, मतलब उनकी संख्या अधिक थी। लेकिन गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई कहाँ, प्रांतीय में भी और सेंटर यानी वायसराय के परिषद में। आशा करते हैं इस बात को आप समझ पाएंगे। अगली बात कह रहा है विधान परिषद के कार्यों। ध्यान समझिएगा, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने का, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया। इसका मतलब समझिए, देखिए ये जो जितने छोटे छोटे परिषद हैं और वायसराय का परिषद बंगाल में है, लेकिन जो परिषद में गैर सरकारी सदस्य लोग हैं उनका क्या काम था, उसी बात को कहा गया। कहा गया कि जब बजट में चर्चा हो रही हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने से पहले आप 6 दिन पहले आप बताना होगा कि हम ये प्रश्न हमारा है, ठीक ना। और बात ये कही गई सिर्फ प्रश्न ही पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप प्रश्न पूछे और जवाब उधर से आया और फिर उसके बदले में कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिए। नहीं, क्रॉस क्वेश्चन करने का हक नहीं था। अभी बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। बजट पर चर्चा करो और प्रश्न पूछो, पहले से बता दो हमारे क्या प्रश्न हैं। ये गैर सरकारी लोग थे, जो गैर सरकारी में जो भारतीय हुआ करते थे। उस समय गैर सरकारी के रूप में जो भारत में राजा लोग रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते थे, वैसे ही लोग को गवर्नर अपने क्षेत्र में देख के अपने परिषद में रख लेते थे, क्योंकि उन्हें शासन करना था। इसलिए वो भारतीय लोग को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करते थे। अगली बात क्या कही है, गैर सरकारी सदस्यों के लिए चुनाव की बात कही गई तथा इसके लिए समिति बनाई गई जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए जो सदस्य गैर सरकारी नियुक्त हो रहे हैं इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक समिति बनाई गई, उस समिति के माध्यम से इनका चुनाव होता। लेकिन जो चुनाव होता इसी को कहा गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। एक प्रकार से मान लीजिए ये जो समिति थी वो आज के ज़माने का चुनाव आयोग। उस समय समिति का काम यही था कि जो अप्रत्यक्ष लोग चुनाव हो रहा है किस आधार पे हो रहा है, इसलिए उसे कहा गया कि अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई। समझ में आया होगा। अगली बात क्या कह रहा है, वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद तथा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्य को नामांकन करने का प्रावधान दिया गया। एक नया पद आपको दिख रहा होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक लेखा जोखा का एक नया निकाय बना, उसका नाम पड़ा केंद्रीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये बंगाल में रहता था। कहा गया कि वायसराय को अपने परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन करने का प्रावधान दिया गया। हालांकि ये ऑलरेडी पहले से था,
इसमें भी यही कहा गया कि आप बड़ी मात्रा में अपने स्वेच्छा से यहाँ पे गैर सरकारी का पद दे सकते हैं भारतीयों को, ये बात कही गई। अगली बात क्या कहा गया, लेकिन उसी बेस के आधार पर प्रांतीय में जो गवर्नर थे उनको क्या मिला, उनको ये कहा गया कि जिला परिषद यानी प्रांत के गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापारियों के संघ तथा जमींदारों को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने की शक्ति दी गई। यानी कि जो यहाँ के गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, उनको भी ये हक दिया गया कि आप अपने यहाँ, ध्यान समझिएगा, नगर पालिका, विश्वविद्यालय के लोग हों, जिला परिषद के लोग, इनको अपने परिषद में आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये सलाह लेते थे जो बंगाल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे। बात आशा करते हैं समझ में आया होगा। और एक बात समझिएगा, जो यहाँ पे अतिरिक्त संख्या गवर्नर के परिषद में 6 से और 12 लोग थे, अब उन संख्या को बढ़ाया गया। अब कहा गया कि न्यूनतम 10 लोग तो रहेंगे और अधिकतम 16 लोग आ रहेंगे। किसमें? वायसराय के परिषद में। ये जो आईएनसी थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, ये दबाव डाल रहा था कि जो इनका परिषद है, चाहे प्रांत में हो चाहे सेंटर में हो, इन परिषदों में भारतीयों को अधिक से अधिक हक दिया जाए। इसलिए नया कानून 1892 में भारत परिषद के लिए लाना पड़ा ब्रिटेन के संसद को। और इसमें न्यूनतम संख्या उनके परिषद में कहा गया कि 10 लोग हों और अधिकतम 16 लोग। लेकिन कुछ संख्याएं इन प्रांतियों में भी निर्धारित की गई, जैसे मुंबई में 20 लोग और मद्रास में 20 लोग और अपने उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 15 लोग का परिषद बनाया गया। ये रहा भारत परिषद अधिनियम 1892। यह भारत परिषद 1892 के बाद 1909 का एक भारत परिषद अधिनियम और आएगा, ठीक ना। इसके पहले एक भारत परिषद अधिनियम हम लोग 1861 पढ़ चुके हैं। बढ़िया से अच्छे से पॉइंट और चार्ट के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। आप हमारा वीडियो तभी देखिए जब आपको हमारा पढ़ाया हुआ ढंग और तरीका आपको अच्छे से आपके समझ में आए, क्योंकि इस कंपटीशन के दौरान आपका समय बहुत कीमती है। अपना समय ना खराब करें। आशा करते हैं कि हमारा ये पढ़ाने का तरीका और ढंग आपको अच्छा होगा। ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।